हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जीजेएस मेंस के हिसाब से सिविल ऑर्डर राइटिंग। क्रिमिनल ऑर्डर राइटिंग आप ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में बैठ चुका होगा कि ऑर्डर राइटिंग क्या होती है और किस तरीके से की जाती है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपको एक बार फॉर्मेट दिमाग में बैठ गया, थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा सा आपने प्रोविज़न देख लिए रिलेटेड, तो आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। और क्योंकि आप क्रिमिनल वाली अब अच्छे से देख चुके हो, आई होप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर चुके होगे, तो ये वाली समझना तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, राइट। तो आज हम देखते हैं कि जीजेएस के अंदर जो ऑर्डर राइटिंग होती है, सिविल ऑर्डर राइटिंग, ये आपको पता है, ये भी आपके 15 नंबर के करीब आती है सिविल के पेपर में। तो इसके अंदर यूजुअली क्या क्या टॉपिक्स पे ऑर्डर राइटिंग आपसे पूछी जाती है, तो देखिए, ऑर्डर फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेन, जो आपका ऑर्डर 7 रूल 11 है, ये काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है। आप जानते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेन का ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर काफ़ी सारे ग्राउंड्स हैं, ए से लेके ई या एफ तक आपके ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे आपकी प्लेन रिजेक्ट करी जाती है। तो उसमें से कोई भी ग्राउंड आपको दे दिया जाता है जिसके बेसिस पे आपको वो रिजेक्शन का ऑर्डर उसमें लिखना होता है। फैक्ट से आपको पता लग जाएगी ये चीज़ कि आपको कौन सा ग्राउंड दिया है। इसके अलावा ऑर्डर फॉर ग्रांट ऑफ इंजंक्शन, जो आपका ऑर्डर 39 गवर्न करता है, ये भी आपको कई बार दिया जाता है एग्जाम में, जिसमें आपको एज अ जज, एज अ कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर ग्रांट करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी भी सूट को समरी सूट की तरह ट्राई करना चाहते हैं और आप उसकी एप्लीकेशन देते हैं, तो वो ऑर्डर भी दिया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर सूट को एज अ समरी सूट ट्राई कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर सूट को अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर उसमें बन रहा है तो आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट भी उसको ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप का ऑर्डर भी आपको लिखने को आता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट आपका जो ऑर्डर 1 रूल 8 है उसके अंदर दे रखा है। ध्यान है ना, आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, लीव लेनी पड़ती है, बाकी सब लोगों को नोटिस भेजना पड़ता है, उसके बाद ही उनकी कंसेंट से ही आप रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर सकते हो, तो उसका भी ऑर्डर आपको लिखने को आ सकता है। और आपको अगर प्लेंट रिटर्न करने का फैक्ट्स में पता लगता है, फैक्ट्स में दिया है कि आपको इस तरीके से ध्यान रखना, रिजेक्शन और रिटर्न में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब भी ज्यूरिसडिक्शन का इशू बनता है तो हमेशा प्लेंट को रिटर्न किया जाता है, कभी रिजेक्ट नहीं किया जाता। रिजेक्ट हमेशा करी जाती है प्लेंट जो आपके ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर जो ग्राउंड्स दे रखे हैं उनके बेसिस पे। तो आपको कई बार प्लेंट रिटर्न करने का ऑर्डर भी देने को, लिखने को आ जाता है एज पर ऑर्डर 7 रूल 10। तो ये यूजुअली आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर ऑर्डर्स। अब नेक्स्ट देखिए, कौन से कोर्ट के अंदर मामला जाएगा, इसके लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए। जैसे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन तो है ही, वो तो आप सब समझते ही हो, लेकिन पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट का क्या है, पिक्यूनरी लिमिट क्या है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई सिविल सूट फाइल होता है तो सबसे पहले उस सूट का वैल्यूएशन किया जाता है, और अगर वो प्रॉपरली वैल्यूड नहीं होता सूट तो फिर वो भी आपके एक रिजेक्शन का ग्राउंड बनता है ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर। तो प्रॉपर वैल्यूएशन सूट का होना बहुत ज़रूरी है। और वैल्यूएशन क्यों किया जाता है सूट का, जिससे एक तो आप उस पर लगने वाली कोर्ट फीस को डिटरमाइन कर पाओ, और दूसरा कि वो कौन से कोर्ट के पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन में जाएगा। तो अगर मैं बात करूं गुजरात के अंदर सिविल जज जूनियर डिवीजन, तो उनके पास पिक्यूनरी लिमिट है 25 लाख तक का अगर कोई सूट है उसको एंटरटेन करने की, और अगर 25 लाख से ऊपर है तो वो जाएगा सिविल जज सीनियर डिवीजन के अंदर। तो यूजुअली आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन का ही लिखना है, इसी से रिलेटेड आपको ऑर्डर पूछा जाता है, क्योंकि आपका एग्जाम भी सिविल जज जूनियर डिवीजन का ही एग्जाम है। दूसरा, जो भी सूट है वो इसी लिमिट के अंदर आपका कवर हो जाता है। तो आपको कोर्ट का नाम यूजुअली यही लिखने का आता है। बाकी फिर भी आप जो फैक्ट्स आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर उनको ढंग से पढ़िएगा, क्या पता ये नहीं कोई दूसरा कोर्ट लग रहा हो, सीनियर डिवीजन लग रहा हो, राइट। तो वो आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको काम करनी है एग्जाम के टाइम पर ही। जब भी एग्जाम दो तो एकदम दिमाग बंद करके इस तरीके से मत जाया करो, अपने दिमाग एकदम खुला रखा करो, सारे दरवाजे खुले रखा करो, और वहीं पढ़ के आप कई बार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोच के तो कुछ गए ऐसा आएगा ऐसा लिखेंगे, लेकिन वहाँ थोड़ी सा घुमा के ट्रिक करके अलग सी चीज़ दे दी जाती है। तो वहाँ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना अच्छे से अप्लाई करना है, समझना है पूछना क्या चाह रहा है और उस हिसाब से उसको आंसर देना है। पर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन समझ के आंसर दे सकते हो। अब देखिए इसका बेसिक फॉर्मेट क्या रहता है। आप क्योंकि क्रिमिनल वाला ऑलरेडी समझ चुके हो,
तो ये समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, सेम सी चीज़ें रहती है, बस वो क्रिमिनल का था, ये सिविल का हो जाएगा, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक अगर आपको ढंग से समझ आ गया तो दूसरा भी आप बहुत आराम से लिख लोगे। और यहाँ मैं आपको एक बार फॉर्मेट समझा रहा हूँ, इसके अलावा ऐप के ऊपर आपका एक जो ग्रुप बना हुआ है, जो भी आपका जहाँ आपके पेपर अपलोड होते हैं टेस्ट सीरीज वाले, वहाँ आपको कुछ सैंपल जो ये सिविल के ऑर्डर हैं, जो कोर्ट के रियल ऑर्डर हैं, उनका भी कुछ सैंपल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आज या कल के अंदर वो अपलोड हो जाएंगे। तो आप वहाँ से देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि ऑर्डर की जो एक लैंग्वेज होती है, किस तरीके से वो फ्लो में लिखा जाता है, वो भी आपको आइडिया उनको देख के ईजिली लग जाएगा। ठीक है, तो सैंपल ऑर्डर्स आपको वहाँ आज या कल में मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ द कोर्ट, ऊपर ही ऊपर आपको सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखना है। तो कोर्ट का नाम आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन यही लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। मैक्सिमम आपको जूनियर डिवीजन ही लिखने को आएगा, बाकी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर यही लिखना है, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन या इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन फॉर दैट मैटर। और अगर जगह आपको दे रखी है तो कोर्ट का नाम लिख के आगे आप कुछ भी जगह, अहमदाबाद है या फिर आपका कुछ भी राजकोट है, आगे आप उसका नाम लिख देना कोर्ट का, राइट। अब नाम के जस्ट नीचे आप थोड़ा सा राइट साइड में लिखोगे सिविल सूट नंबर, जो भी आपको सिविल सूट का नंबर दे रखा है। नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से मत लिखना, सिविल सूट नंबर करके आप उसको डैश छोड़ देना। देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कोर्ट का नाम भी लिखेंगे तो वो हमारा एक तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा, ऐसे होगा। ऐसा नहीं होता है, इतना ज़्यादा आप घबराओ मत उस चीज़ों से। आपका डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्राउंड क्या बनता है, मतलब एक तरीके से कई बच्चों का होता है, वो किस रीज़न की वजह से होता है कि आप ऑर्डर राइटिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लिख देते हो जो कंसीडर करी जाती है इवेल्युएटर के द्वारा कि आपने कोई ना कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन छोड़ी है यहाँ पे पेपर में, कि आप एग्जामिनर को बताना चाह रहे हो ये मेरा नाम है, ये मेरा पेपर है, तो मार्किंग थोड़ी वैसी, या फिर किसी भी तरीके से आप पहचान बताते हो अपनी की। और ये पहचान बताना किसी भी एग्जाम में अनफेयर मीन्स में काउंट होता है कि गलत चीज आपने करी है, अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर मीन आपने यूज किया है और इसलिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, जो नीचे जज के साइन और जज का नाम आता है वहां पे खुद का नाम लिख के खुद के साइन करके आ जाते हैं और फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। या फिर एडवोकेट्स के जहां नाम आते हैं, पार्टीज का नाम जहां आपको क्वेश्चन में फैक्ट्स में गिवन नहीं है, वहां अपना नाम या इस तरीके से कोई नाम बना के वो लिख देते हैं और फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, अभी दिमाग में बिठा लीजिए, चाहे सिविल ऑर्डर आए चाहे क्रिमिनल ऑर्डर आए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कोई भी आपको नाम तो लिखना ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो नाम आपका फैक्ट्स में ना गिवन हो। जो फैक्ट्स आपको दे रखे हैं सिविल ऑर्डर राइटिंग के लिए, क्रिमिनल ऑर्डर राइटिंग के लिए, मान लीजिए उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि जो प्लेंटिफ का एडवोकेट है वो है मिस्टर रामलाल और जो डिफेंडेंट का एडवोकेट है वो है मिस्टर श्यामलाल और जो जज हैं उनका नाम है मान लीजिए सुदेश कुमार, ठीक है। तो अगर वहां गिवन है तो वो नाम आप यूज कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज अगर कोई भी नाम गिवन नहीं है तो या तो ब्लैंक छोड़ देना या ABC XYZ ऐसे करके लिखना। वहां अपनी तरफ से अपना नाम या किसी भी और का कोई नाम मत लिखना, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता कि ये पेपर मेरा है, अविनाश का पेपर है और मैं अपना नहीं लिखता, मैं वहां पे किसी और का, राम कुमार का नाम लिख देता हूं। उनको थोड़ी पता है पेपर अविनाश का है, राम कुमार का है, उनको ये दिख रहा है कि नाम लिख के अपनी आइडेंटिफिकेशन बताइए। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर नाम एडवोकेट के और जज का लिखना है तो वो फैक्ट्स में गिवन है क्वेश्चन पेपर में तो वो ही नाम लिखना, अदरवाइज कुछ नाम वगैरह कुछ गिवन नहीं है, आपको अज्यूम करने हैं तो हमेशा XYZ ABC यही लिखना, चाहे एडवोकेट्स के नाम हो चाहे जज का नाम हो, कभी कोई नाम मत लिखना, अदरवाइज यू विल श्योरली गेट डिस्क्वालीफाइड। कितना ही अच्छा पेपर लिखा हो, 100 में से आपने 80 नंबर का पेपर लिखा हो, सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए आगे समझ आए, यहाँ पे कोर्ट का नाम लिखना है, सूट का नंबर लिखना है, देन मिस्टर ABC, यहाँ पे फादर का नाम, एज जो भी आती है डिटेल्स, और यहाँ पे आपको लिखना है एप्लीकेंट। देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट आएगा यहाँ पे प्लेंटिव डिफेंडेंट की जगह, क्योंकि जब जजमेंट लिखते हैं वहां पे तो आपका प्लेंटिव डिफेंडेंट आता है, लेकिन यहाँ पे आप एप्लीकेशन लगा रहे हो कोई ऑर्डर पास करवाने के लिए, तो वो एप्लीकेशन लगाने वाला एप्लीकेंट प्लेंटिव भी हो सकता है या डिफेंडेंट भी हो सकता है। अब अगर
प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल करी है तो उसके रिजेक्शन के लिए एप्लीकेशन कौन लगाएगा? डिफेंडेंट लगाएगा। तो इस केस के अंदर डिफेंडेंट यहाँ पे एप्लीकेंट हो जाता है, या कई बार जैसे प्लेंटिफ लगाता है इंजंक्शन की या किसी और चीज की, तो वहां पे वो एप्लीकेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की जगह एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट लिखना है क्वेश्चन के हिसाब से, कि जो एप्लीकेशन लगा रहा है, जिस भी चीज की लगा रहा है, इंजंक्शन ग्रांट कराने की या रिजेक्शन करवाने की या रिटर्न करवाने के प्लेंट को, तो जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है ऑर्डर देने के लिए, ही विल बी एप्लीकेंट, और जो सामने वाली पार्टी होगी, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट, वो होगा रिस्पोंडेंट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है आपको भी यही करना है। अनटिल एंड अनलेस नेम्स गिवन है आपके फैक्ट्स में, एबीसी लिख दिया या XYZ लिख दिया, इनका फादर का नाम, रेजिडेंट, एज, ये वगैरह आप ये चीजें लिख सकते हो। आगे एप्लीकेंट रिस्पोंडेंट ये जरूर लिख देना, बीच में वर्सेस, है ना। अब आगे देखिए, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको ऐसे लिख के अंडरलाइन करना है कि एप्लीकेशन आप किस चीज की दे रहे हो। तो एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, या एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इंजंक्शन है, एप्लीकेशन फॉर टू रिप्रेजेंट अ सूट या टू फाइल अ सूट एज इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, क्या है वो आपको एक लाइन लिखनी है कि एप्लीकेशन आपकी किस चीज की है, नेचर ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। इसी तरीके से लिख के अंडरलाइन उसको कर देना, और उसके जस्ट नीचे फिर आप ऑर्डर लिखना, ये अंडरलाइन करना, ट्राई करना ऑर्डर ये कैपिटल में रखो, पूरा कैप्स के अंदर, है ना, सारा का सारा ऑर्डर इसी तरीके से ORDER। फिर पॉइंट वाइज लिखिए। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर इस तरीके से लिखिए, हर्ड श्री डैश। अब यहाँ पे आपने ऊपर ABC XYZ कर दिया, तो यहाँ पे श्री मिस्टर N या श्री N या कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। लर्नेड एडवोकेट फॉर एप्लीकेंट, जिसने एप्लीकेशन लगाई है उसका एडवोकेट, है ना। रेड द प्लेंट एंड पेर्यूज द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। प्लेंट भी पढ़ ली, जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी प्रोड्यूस कर लिया, देख लिया अच्छे से, ऑब्जर्व कर लिया, और जो एप्लीकेंट के एडवोकेट है उनको सुन भी लिया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में आपको जो सूट की स्टोरी है वो आपको ब्रीफ में लिखनी, कि सूट किससे रिलेटेड है, क्यों फाइल किया गया, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्या मैटर है, बिल्कुल ब्रीफ में 3 से 4 लाइन में, या मैक्सिमम 5 लाइन, 5 से ऊपर मत जाना, बहुत लंबा हो जाएगा। कोशिश करना 3 से 4 लाइन में, कि ये मैटर है, इस जमीन से रिलेटेड है, या फिर मनी सूट है, कुछ भी सूट है, और ये इसका पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, कुछ भी 3 से 4-5 लाइन के अंदर आपको जो भी सूट की स्टोरी है वो ब्रीफ में लिखनी है। राइट, यहां तक समझ आया? आगे देखिए, अब जो एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या पॉइंट रेज किया गया है वो पॉइंट आपको लिखना है, कि एप्लीकेशन एक तरीके से किसी ग्राउंड पे रिजेक्शन की बात कर रही है, कि आपका जो ये सूट फाइल किया गया है इट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो आपका बन जाएगा डी क्लॉज का जो बार्ड बाय एनी लॉ वाला ग्राउंड है, या फिर जो सूट है वो प्रॉपरली वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड है, या प्रॉपरली स्टैम्प्ड नहीं है, कुछ भी जो ग्राउंड बन रहा है, या फिर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कोर्ट का इसलिए रिटर्न होनी चाहिए, तो ऊपर वो रिटर्न ऑफ प्लेंट करके आ जाएगा, है ना। और यहाँ वो आपका पॉइंट आ जाएगा कि एप्लीकेशन में आप क्या रेज कर रहे हो, कि इंजंक्शन देना है या रिटर्न करनी प्लेंट, कुछ भी, वो चीज यहाँ पर आएगी। अब इससे अगला वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपका फैक्ट्स ऑफ द केस, और जो पॉइंट रेज हुआ एप्लीकेशन में उनको एक तरीके से लिंक करना है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बताना है कि किस तरीके से जो केस के फैक्ट्स हैं और जो एप्लीकेशन के अंदर पॉइंट रेज हुआ है उनमें क्या रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एप्लीकेशन फाइल हुई है रिजेक्शन के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन, मतलब बार्ड बाय एनी लॉ, तो थोड़ा सा बता दो कि इस तारीख को इस ईयर के अंदर ये सूट फाइल हुआ था, इस टाइप के सूट फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो इतने साल होता है, ठीक है। अब जो प्लेंटिफ है प्लेंट लेके वो इस डेट को आया है, सो एज पर द लॉ ऑफ लिमिटेशन या लिमिटेशन पीरियड ये लिमिटेशन के बाहर जा चुका है, राइट, या फिर लिमिटेशन के अंदर ही है। आपके हिसाब से आपको फैक्ट्स देखने हैं कि आप उस एप्लीकेशन को अलाउ कराते हो या डिसमिस कराते हो, जो भी आपकी प्लेंट है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि विद इन द लिमिटेशन पीरियड हो तो आप अलाउ कर दो, है ना। तो इसी तरीके से आपको जो केस के फैक्ट्स हैं और जो एप्लीकेशन के अंदर एक तरीके से पॉइंट रेज हुआ है उनको आपस में को रिलेट करना है। इंजंक्शन से रिलेटेड है तो थोड़ा सा फैक्ट्स ऑफ द केस, और इंजंक्शन इन ग्राउंड्स पे देना चाहिए। अब ये जो फैक्ट्स ऑफ द केस है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी इंजरी हो रही है एप्लीकेंट को या फिर इर्रिपेरेबल लॉस हो रहा है, जो कुछ भी चीजें हैं उनसे थोड़ा सा फैक्ट्स को आपको कनेक्ट करना है, राइट।
अब फैक्ट्स को आपने कनेक्ट कर दिया तो इस पॉइंट में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप किसके फेवर में देने वाले हो अपना ऑर्डर। या तो आप एप्लीकेंट के फेवर में दोगे या आप एप्लीकेंट के अगेंस्ट में दोगे, राइट? तो थोड़ा सा वो इस चीज से आइडिया लग जाएगा। अब यहां पे आप अपना एक रीजनिंग लिखना शुरू करो जो आपको अच्छे से दिमाग लगा के वहां पे लिखनी है कि अगर आप ग्रांट कर रहे हो एप्लीकेशन, मतलब ये वाली अलाउ कर रहे हो एप्लीकेशन, तो किस रीजन की वजह से कर रहे हो, ये सारा कुछ देखने और अप्लाई करने के बाद वो आपको रीजनिंग लिखनी है। ठीक है, कि सही में जो चीज है ये वाली जो इसने प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है ये अंडर वैल्यूड है, सही में इतनी वैल्यूएशन होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली, अंडर वैल्यूड है इसलिए इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए प्लेंट को, या फिर जुरिस्डिक्शन ये बनना चाहिए, इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, देयरफॉर द प्लेंट शुड बी रिटर्न। जो भी रीजनिंग बनेगी वो रीजनिंग आप इस पॉइंट के अंदर थोड़ी सी लिखोगे, राइट? और उसके बाद जब आपने रीजनिंग लिख ली, सारा कुछ कर लिया, सो नेक्स्ट पॉइंट हेंस या देयरफॉर करके जो भी आप ऑर्डर दे रहे हो, यानी कि देयरफॉर द प्लेंट ऑफ द प्लेंटिव स्टैंड्स रिजेक्टेड, या फिर द प्लेंट शुड बी, द प्लेंट इज रिटर्न्ड, ऐसे करके, या इंजंक्शन इज ग्रांटेड, जो भी आप ऑर्डर दे रहे हो रीजनिंग के बाद वो आपको छठे पॉइंट में यहां पे एक लाइन में लिखना है। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता आपको यहाँ पे फिर ये दोबारा कैप्स के अंदर एक ऑर्डर लिखना है नीचे वाली लाइन में, और ये लाइन लिख के द प्रेजेंट एप्लीकेशन स्टैंड्स या तो अलाउ हो जाएगी या डिसमिस हो जाएगी। अलाउ हो जाएगी तो जो भी इसके अंदर ये पॉइंट लेके आया था आप वो चीज मानते हुए उस तरीके का ऑर्डर कर दोगे। जैसे एप्लीकेशन था रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का, अब आपने इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, इसका मतलब आप ऑर्डर दे दोगे प्लेंट रिजेक्ट करने का। और अगर आपको प्लेंट रिजेक्ट नहीं करनी है, रिटर्न नहीं करनी है, इंजंक्शन ग्रांट नहीं करना है, तो ये जो एप्लीकेशन फाइल करी गई थी एप्लीकेंट के द्वारा, उस एप्लीकेशन को आप डिसमिस कर दोगे, राइट? लास्ट लाइन में आपको यही चीज लिखनी है कि ये जो एप्लीकेशन आपके पास आई है, इस एप्लीकेशन को आपने एंटरटेन किया, इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया, या फिर इसको आपने रिजेक्ट कर दिया, राइट? तो यहां आपको लास्ट लाइन में ऑर्डर और ऐसे करके चीज लिखनी है। नीचे फिर आपको यहाँ डेट लिखनी है, कई लोग यहाँ पे प्लेस भी लिख देते हैं, चाहो तो लिख दो, नहीं तो डेट लिखी है, बाकी प्लेस हर जगह नहीं लिखी जाती, तो डेट तो लिखनी ही लिखनी है। प्लेस लिखते हो नहीं लिखते वो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे इस तरीके से SD करके सिविल जज जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन, जो भी चाहो तो ऊपर ऐसे नाम लिख सकते हो, मिस्टर XYZ जो भी आप ले रहे हो, या ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सिविल जज जूनियर डिवीजन, और उसके बाद जगह का नाम अगर आपको फैक्ट्स में दे रखा है तो, कि जो कोर्ट है आपका वो अहमदाबाद का है, राजकोट का है, साबरकांठा, बनासकांठा जहाँ का भी है, अगर आपको दे रखा है फैक्ट्स में तो सिविल जज जूनियर डिवीजन, और नीचे आप कोर्ट का जगह का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? समझ आया आपको किस तरीके से फॉर्मेट चलेगा आपका सिविल ऑर्डर राइटिंग का? इसी तरीके से बाकी सारे भी ऑर्डर इसके अंदर यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, चाहे आपका ग्रांट ऑफ इंजंक्शन की एप्लीकेशन हो, चाहे आपकी रिजेक्शन की हो, रिटर्न ऑफ प्लेंट की हो, ऑर्डर 37 के अंदर समरी सूट की हो, या और कोई आपका, वैसे ज़्यादातर इसी से पूछे जाते हैं, या और कोई रिलेटेड हो, आपको करना इसी प्रोसेस से है, यही आपको एक तरीके से इसमें फॉर्मेट और मेथड रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा कुछ सैंपल ऑर्डर जो मैंने आपको बताया, वो जो कोर्ट के असली के ऑर्डर हैं वो आपके आज या कल के अंदर वहाँ पे ऐप के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग उसको देख के एक आइडिया लगा सकते हो लैंग्वेज कैसी लिखनी है आपको और किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। क्लियर? तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। सिविल क्रिमिनल दोनों ऑर्डर राइटिंग आप बहुत अच्छे से करिए, बहुत इजीली यहाँ पे आपके मार्क्स स्कोर हो सकते हैं अगर आपने सही से लिखा है तो, लेकिन प्रैक्टिस के बिना ये चीज़ नहीं होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, करते रहिए अच्छे से, आप सबका सिलेक्शन हो, एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।